संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट सुर्खियों में क्यों? IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है। अपडेटेड रेड लिस्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। लगभग 44,000 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2,000 अधिक है। सैगा हिरन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। हिरन की यह प्रजाति पिछले हिमयुग से अस्तित्वमान है। इसमें यह तथ्य दर्ज किया गया है कि ताजे जल की 25% मछलियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही ताजे जल की कम से कम 17% संकटग्रस्त मछली प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। इस संस्करण में पहली बार ताजे जल में पाई जाने वाली मछलियों का वैश्विक आकलन शामिल किया गया है। इस सूची में केरल की 4 ताजे जल की भूमिगत मछली प्रजातियों सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाती हैं को शामिल किया जाता है। इंडेंजर्ड शाहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश, पेंजियो भुजिया तथा वल्नरेबल गालकम स्नेकहेड। रेड लिस्ट के बारे में यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सूची प्रजातियों के प्रसार क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास व पारिस्थितिकी उपयोग, व्यापार खतरों तथा संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रजातियों के समक्ष जोखिम को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले मानदंड: आबादी में कमी, सीमित भौगोलिक सीमा, छोटी और घटती आबादी, बहुत छोटा या सीमित पर्यावास, विलुप्त होने के जोखिम का मात्रात्मक विश्लेषण। IUCN की लाल सूची में शामिल श्रेणियां सभी प्रजातियां इवैल्यूएटेड बुलाकर नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा इवैल्यूएटेड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर्ड और ये प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त और एक्सटिंक्ट। विलुप्ति का बढ़ता जोखिम, संकट उन्मुख, नियर थ्रेटेंड मतलब संकट उन्मुख। इसका आशय यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में थ्रेटेंड यानी कि संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। और लिस्ट कंसर्न, संकट मुक्त। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसकी विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। आंकड़ों का अभाव यानी डाटा डिफिशिएंट, किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका आशय है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा बना हुआ है। सुभेद्य, वल्नरेबल, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ है। विलुप्त, एक्सटिंक्ट, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त,
इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है। उसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था में या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के बारे में उत्पत्ति। इसका गठन 1948 में किया गया था। मुख्यालय IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रमुख कार्य सतत विकास को आगे बढ़ाना और एक ऐसे न्याय संगत विश्व का निर्माण करना जो प्रकृति के महत्व को समझे, उसका संरक्षण करे। सदस्यता सरकार और नागरिक समाज दोनों इसके सदस्य हैं। इसके द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन, द सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व, बूरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य, कमलांग टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, लेवरू हाथी रिजर्व, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड़ टाइगर रिजर्व, कालाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, कादालुंदी वल्लीकुन्नू सामुदायिक रिजर्व, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। जलवायु उपोष्णकटिबंधीय, ग्लो झील इसी रिजर्व में स्थित है। यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। नदी कमलांग तवालंग वन का प्रकार उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और अल्पाइन। प्राणी जात हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालयन पाम, सीवेट, हार्नबिल इत्यादि। बूढ़ा छापोरी वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में 40 साल बाद गैंडे की वापसी हुई है। भौगोलिक अवस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह असम के मध्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र लाओ खुआ वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व का अधिसूचित बफर क्षेत्र भी है। वन इसमें नम जलोढ़ घास भूमि, नदी तट और अर्ध सदाबहार वन जैसे विविध परितंत्र शामिल हैं। इसमें कहीं कहीं आर्द्र भूमि और नदी प्रणालियों के हिस्से भी मौजूद हैं। जीव जंतु एक सींग वाला विशालकाय भारतीय गैंडा, बाघ, तेंदुआ, बंगाल फ्लोरिकन, काली गर्दन वाला सारस, हिलसिंग बत्तख आदि। छत्तीसगढ़ लेमरू हाथी रिजर्व। कोयला मंत्रालय ने लेमरू हाथी गलियारे में आने वाली कोयला खदानों को डीनोटिफाई करने के छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हाथी ओडिशा और झारखंड के छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करते रहते हैं।
इस क्रम में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं घटने लगती हैं। इसी मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। यह रिजर्व हंसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है। हंसदेव अरण्य राज्य के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर निर्माणाधीन है। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में अवस्थित है। ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। यह वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। नदियाँ उत्तरी कोयल औरंगा और बूढ़ा वनस्पति दावे शुष्क प्रायद्वीपीय साल ईगल शुष्क बांस के झुरमुट आदि जीव जंतु बाघ तेंदुआ भेड़िए जंगली कुत्ते आदि। मिजोरम दम्फाम टाइगर रिजर्व इस टाइगर रिजर्व में मेंढक टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे भूपथ नाम दिया गया है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय सरीसृप विज्ञानी सुब्रमण्यम भूपति के नाम पर रखा गया है। भौगोलिक अवस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। पश्चिम में यह बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों सजीव पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। नदियाँ इसके पश्चिम में खाओ थुलांग तुईपुई नदी और पूर्व में तेरेई नदी प्रवाहित होती है। वनस्पति यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। जीव जंतु हुलाक गिब्बन बाघ तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड सुनहरी बिल्ली हिमालयी काला भालू आदि। केरल कडलुंडी उल्लू कुन्नू विशेषज्ञों के अनुसार कडलुंडी नदी के पंख मैदान इकोसिस्टम के सिकुड़ने से तटीय पक्षियां यहाँ से दूर हो रही हैं। भौगोलिक अवस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये केरल में अवस्थित है। सामुदायिक रिजर्व यूनानी व्यापारी जब यहाँ आए तो उन्होंने इसे टिंडिस नाम से पुकारा। यह भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है। सामुदायिक रिजर्व के बारे में। सामुदायिक रिजर्व एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है। यह संरक्षित श्रेणी को पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए प्रस्तुत किया गया था। सामुदायिक रिजर्व अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभयारण्यों तथा आरक्षित और संरक्षित वनों के लिए बफर जोन या गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्र कंजर्वेशन एरिया घोषित किए जा सकते हैं यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हैं। शासी प्राधिकारी राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन प्रतिबंध कृषि और शिकार पर रोक लेकिन गैर इमारती वनोपज का संग्रह करने की अनुमति। नदी कडलुंडी वन का प्रकार मैंग्रोव वन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात मैंग्रोव की 8 प्रजातियां। केकड़े क्रस्टेशियंस उद्भिजाव आदि। ओडिशा देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ओडिशा के देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में उच्च शिकार घनत्व दर्ज किया गया है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह महानदी पर बने हीराकुंड बांध के जलाशय के पास स्थित है। वन का प्रकार शुष्क पर्णपाती वन। महत्वपूर्ण जीव भारतीय बाइसन या गौर
बाघ हिम तेंदुआ, बाघ तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चौसिंगा आदि। शिवली पार्क टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार के अनुसार मेलिनिस्टिक टाइगर केवल ओडिशा के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में ही देखे गए हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार सिमली पाल रिजर्व में दर्ज किए गए 16 बाघों में से 10 बाघ मेलानिस्टिक थे। ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेज क्यों नामक जीन में सिंगल म्यूटेशन के कारण कुछ बाघों में चौड़ी धारियां विकसित हो जाती हैं। इन्हें ही ब्लैक टाइगर कहा जाता है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। अवस्थिति महत्वपूर्ण अवस्थिति मयूरभंज जिला ओडिशा। इसे 2009 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। दुनिया में केवल सिमली पाल टाइगर रिजर्व में ही मेलिनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है। इस रिजर्व को संरक्षण के लिए एक विशिष्ट अनुवांशिक क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। इस रिजर्व को केंद्र प्रायोजित योजना वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत वित्त पोषित किया जाता है। नदियाँ बूधा व लग्गा, सावंदी और वैतरणी नदी की एक अन्य सहायक नदियाँ। वन का प्रकार सीमित सदाबहार वन सहित नदर्न उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात साल, बाघ, हाथी, पहाड़ी मैना, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, विशाल गिलहरी आदि। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी जैव अभयारण्य का हिस्सा है। इसकी सीमाएं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से लगती है। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। वन का प्रकार मेंटीन घास के मैदान और झाड़ियाँ। 16 वन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वर्किंग डियर, भारतीय हाथी, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, चीता, भारतीय तेंदुआ, सियार आदि। कलक्कड़ मुंडन तूरे टाइगर रिजर्व। वनस्पतियों व जीवों की रक्षा के लिए KMTR के अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने हेतु मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। अवस्थिति यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। यह 2 अभयारण्यों से मिलकर बना है। कलाकड़ वन्य जीव अभयारण्य, मुंडन तूरे बाघ अभयारण्य। यह वीरापुली और किला मलाई रिजर्व वन का हिस्सा है। यह अंतर्राज्यीय केरल और तमिलनाडु अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से लायन टेल्ड मकाक के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। नदियाँ KMTR नदी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमीर वर्नी नदी और 13 नदियाँ अन्य नदियाँ KMTR से निकलती हैं। वन का प्रकार इस क्षेत्र में शुष्क कंटीले वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तेंदुआ, इंडियन पेंगोलिन, माउस डियर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आदि। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एटीआर अन्नामलाई पहाड़ियों के तमिलनाडु वाले हिस्से में अवस्थित है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं।
यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। यह रिजर्व मालासर, मलय मालासर, काडर, एरावलर, पुलियर और मुदुवर नामक 6 जनजातियों का निवास स्थान है। यह कैट्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। नदी अलियार, ऊपर और निरार। वन का प्रकार आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, शुष्क कांटेदार और शोला वन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात आम, कटहल, एशियाई हाथी, सांबर, चित्तीदार हिरन, वर्किंग डियर, माउस डियर आदि। कैट्स कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स मान्यता प्राप्त। उत्तराखंड गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जीएनपी के लगभग 50 हेक्टेयर भूमि को सेना और आईटीबीपी को देने का निर्णय लिया गया है। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। अवस्थिति उत्तरकाशी जिला क्षेत्र। यह भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव के साथ लगा हुआ है और इस तरह संरक्षण की निरंतरता बनी रहती है। यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। इस उद्यान के भीतर गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर मौजूद है। नदी भागीरथी। वन का प्रकार हिमालयी नम शीतोष्ण वन, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, नम अल्पाइन झाड़ियाँ और शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ। वनस्पति जात एवं प्राणी जात पाइन, देवदार, स्पूस ओक, रोडोडेंड्रॉन, नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयी मोनाल, हिमालयी स्नोकॉक, हिमालयी थार, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ आदि। उत्तर प्रदेश दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मादा रॉयल बंगाल टाइगर पाई गई। भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। अवस्थिति भारत नेपाल सीमा। इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के 2 अभयारण्य किशनपुर और कतरनिया घाट शामिल हैं। इसे कैट्स से मान्यता प्राप्त है। यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। नदियाँ सुहेली, मोहना, जोराहा, शारदा और उल। वन का प्रकार नम पर्णपाती वन। वनस्पति जात एवं प्राणी जात बाघ, तेंदुआ, हाथी, स्लोथ बियर मान्यता प्राप्त है। कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर्स स्टैंडर्ड्स। सुर्खियों में रही प्रजातियां स्थलीय प्रजातियां हंगूल, कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं इसको। हंगूल कश्मीरी स्टैग की संख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। आयुसियन क्रिटिकली आर करके है। सियार 10% की वृद्धि देखी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची वन साइट्स परिशिष्ट वन प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है। संरक्षण स्थिति विशेषताएं। हंगुल मध्य एशियाई लाल हिरन की एक उप प्रजाति है। यह कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों की स्थानिक
प्रजाति है। पर्यावास: यह प्रजाति जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों में, नदी तटीय संलग्न वनों में एवं पहाड़ों पर पाई जाती है। कश्मीर में यह मुख्य रूप से दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान DNP में पाई जाती है। संरक्षण के उपाय: प्रोजेक्ट हंगुल जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु है। नीलगिरी तहर: तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। IUCN स्थिति: इंडेंजर्ड अधिनियम 1972 अनुसूची 1। प्रजाति: पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है ये। विशेषताएं: नीलगिरी तहर भारत में अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत में पाए जाने वाले एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से वरयाडू कहा जाता है। दो महाकाय सिलप्पाधिकारम और शिवकांसीदमढ़ी में नीलगिरी तहर का वर्णन मिलता है। पर्यावास: पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक एर्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के एन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इस उद्यान में नीलगिरी तहर की सर्वाधिक आबादी प्राप्त होती है। संरक्षण के उपाय: तमिलनाडु का राजकीय पशु। तमिलनाडु ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस घोषित किया है। संगाई हिरन: मणिपुर सरकार ने यह आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना संगाई हिरन को नुकसान पहुंचा सकती है। संगाई हिरन IUCN स्थिति इसकी इंडेंजर्ड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल। साइट्स: प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम प्रोग्राम के तहत 22 प्रजातियों में से शामिल। विशेषताएं: यह मध्यम आकार का हिरन है। इसे विशिष्ट रूप से इसके अनोखे सींगों के लिए जाना जाता है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। पर्यावास: केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। लोकटक झील: यह पूर्वोत्तर भारत की ताज़ा जल की सबसे बड़ी झील है। यह झील तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुमदी कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत लोकटक झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। संरक्षण के उपाय: मणिपुर का राजकीय पशु। वैज्ञानिकों ने चीन में अत्यधिक इंडेंजर्ड पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है। संरक्षण: पेंगोलिन। वैज्ञानिक चीन में अत्यधिक इंडेंजर्ड पेंगोलिन की खोज की है। IUCN स्थिति: इंडेंजर्ड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। विशेषताएं: यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र स्तनधारी है जो पूरी तरह से सल्कों से ढका हुआ है। वयस्क नर का आकार मादा से लगभग 1/3 बड़ा होता है। यदि खतरा हो तो यह तुरंत एक सख्त गेंद का रूप ले लेता है। पर्यावास: अफ्रीका में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। काले पेट वाला पेंगोलिन, सफ़ेद पेट वाला पेंगोलिन और विशाल ग्राउंड पेंगोलिन और टेम्पिक ग्राउंड पेंगोलिन। एशिया में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। हुलाक गिब्बन: चीन में गिब्बन पर आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम में भारत के एकमात्र कपी हुलाक गिब्बन की संरक्षण स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई।
संरक्षण स्थिति। आयुसियन स्थिति। पश्चिमी हुलाक गिबन इंडेंजर्ड और पूर्वी हुलाक गिबन वल्नरेबल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में शामिल है। परिशिष्ट वन में विशेषताएं। गिबन सभी कपी में सबसे छोटा और सबसे तेज होता है। यह आमतौर पर नदियों के पास पाया जाता है। यह सर्वाहारी होता है। यह फल, कीड़े मकोड़े और पत्तियां खाकर जीवित रहता है। पर्यावास। ये एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों में प्राप्त होते हैं। हुलाक गिबन पृथ्वी पर पाए जाने वाली गिबन की 20 प्रजातियों में से एक है। यह भारत के केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल विश्वामायोप्टेरस बिग स्वासीम। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल यानी उड़ने वाली गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है। गौरतलब है कि इसे पिछले 42 साल से नहीं देखा गया था। आयुसियन स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 के अनुसूची वन में शामिल। विशेषताएं। यह एक रात्रिचर जीव है। यह पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक स्तनपायी है। प्राप्ति क्षेत्र। यह गिलहरी केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। खतरे। अवैध शिकार और पर्यावास को नुकसान। पर्यावास। ये शुष्क पर्वतीय वनों में मिलती है। ये विशेष रूप से ऐसे वनों में धाराओं के किनारे के वृक्षों पर देखी जाती है। एशियाई जंगली कुत्ता। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। संरक्षण स्थिति इंडेंजर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन परिशिष्ट 2। विशेषताएं। ढोल वन पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में शामिल है। यह डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। पर्यावास। यह डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। यह मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी अधिकतर आबादी भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में पाई जाती है। खतरे। पर्यावास को नुकसान, शिकार के लिए जीवों की कमी, प्रतिशोध के कारण हत्या आदि। संरक्षण के उपाय। ढोल के संरक्षण हेतु ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एटनबरो एकिडना, जाग्लोसस एटनबोरोई। इंडोनेशिया में दुर्लभ एटनबरो एकिडना को फिर से खोजा गया है। इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है। इससे पहले इस प्रजाति को आखिरी बार 1961 में देखा गया था। संरक्षण स्थिति। आयुसियन स्थिति सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। विशेषताएं। एकिडना की 4 प्रजातियां हैं। इनमें से 3 की चोंच लंबी होती है। एटनबरो एकिडना और वेस्टर्न एकिडना को क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है। एकिडना निशाचर और शर्मीले होते हैं। वे मोनोट्रेम्स सदस्य हैं। मोनोट्रेम्स अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। इस समूह का एकमात्र अन्य सदस्य डकबीड बतख जैसी चोंच वाला प्लेटिपस है। वे दांत रहित चोंच से आहार ग्रहण करते हैं। पर्यावास। एकिडना की अन्य प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया सहित और न्यू गिनी में पाई जाती हैं। एम्परर पेंगुइन।
एक हालिया अध्ययन में एम्परर पेंगुइन के इस सदी के अंत तक आंशिक रूप से विलुप्त हो जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अर्ध विलुप्त होने यानी क्वासी एक्सटिंक्शन की सीमा यह दर्शाती है कि एक आबादी विलुप्त होने की कगार पर है, भले ही इसमें अभी भी जीवित सदस्य हों। संरक्षण स्थिति विशेषताएं: यह पक्षी उड़ने में असमर्थ होती है और यह पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। ये समूह में रहते हैं जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। नर पेंगुइन विशेष रूप से अनुकूलित ब्रूड पाउच में 65 से 75 दिनों की अवधि तक अंडे को सेते हैं। पर्यावास अंटार्कटिका द्वीप समूह है। मिथुन भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मिथुन यानी कि बोस फ्रंटलीस को खाद्य पशु के रूप में माना है। खाद्य पशु ऐसे जानवर को कहते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस मानव उपभोग के लिए पाला जाता है। संरक्षण स्थिति साइट्स के परिशिष्ट वन में विशेषताएं: प्रजाति यह बोविडे कुल का जुगाली करने वाला प्रजाति जानवर है। यह गौर भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी तुलना में छोटा आकार का होता है। पर्यावास ये समुद्र तल से 300 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है। भारत में पर्यावास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। संरक्षण संबंधी उपाय: राजकीय पशु यही अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है। मिथुन का ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड में स्थापित किया गया है। पक्षी प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। संरक्षण स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में पर साइट्स के परिशिष्ट वन में प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है। विशेषताएं: यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है। यह पक्षी लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि में पाई जाती है। यह सर्वाहारी पक्षी है। नर प्रजाति नवजात के पालन पोषण और उनकी देखभाल में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड प्रजातियां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। इन्हें मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया, राजस्थान में गोडावन और महाराष्ट्र में मलधोक कहा जाता है। GIB के समक्ष खतरे: व्यापक कृषि विस्तार के परिणाम स्वरूप इनके पर्यावासों का नुकसान और उनमें परिवर्तन हो रहा है। हाई टेंशन बिजली की तारों के साथ टकराव का खतरा है। तेजी से चलने वाले वाहनों और गांवों के आवारा कुत्तों से भी खतरा है। पर्यावास ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित हैं। राजस्थान में इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। संरक्षण के उपाय: जन्म केंद्रों की स्थापना कर इनके संरक्षण हेतु जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन यानी कि ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस, हिमाचल प्रदेश की सराहन डिसेंट्री में
वेस्टर्न ट्रैगोपैन की आबादी में क्रमिक रूप से वृद्धि देखी गई है। संरक्षण स्थिति आयुसीएन स्थिति वल्नरेबल और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी है। विशेषताएं प्रजनन काल अप्रैल जून के दौरान है। यह पक्षी समशीतोष्ण शंकुधारी एवं पर्णपाती वनों में निवास करता है। यह पक्षी सामान्यतः पत्तियों प्ररोह और बीजों को खाता है, लेकिन कीड़े व अन्य अकशेरुकीय जीवों का भी भक्षण करती है। खतरा निर्वाह कृषि के कारण इसके अधिवास का ह्रास एवं विखंडन आदि। पर्यावास यह उत्तर पश्चिम हिमालय, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए उत्तरी पाकिस्तान की एक संकीर्ण सीमा से लेकर गढ़वाल के पश्चिमी भाग तक स्थानीय रूप से पाया जाता है। संरक्षण के उपाय यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। डोडो रैपस कुकुलेटस आनुवंशिकीविद और संरक्षणवादी 17वीं सदी के अंत में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संरक्षण स्थिति एक्सटिंक्ट। विशेषताएं यह पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है। डोडो कबूतरों को फैमिली से संबंधित पक्षी है। डोडो का निकटतम जीवित संबंधी निकोबार कबूतर है। ऐसा माना जाता है कि पाचन में मदद के लिए ये गिजाड़ पत्थरों का उपयोग करते थे। डोडो के विलुप्ति के कारण वनों की व्यापक कटाई, शिकार, डच लोगों द्वारा इस द्वीप पर लाए गए जीवों द्वारा डोडो के घोंसलों को नष्ट कर देना आदि। पर्यावास यह मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति थी। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी मेगारिंचा। ओडिशा में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है। इस दौरान लगभग 179 पक्षियों को देखा गया था। संरक्षण स्थिति एंटी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल। विशेषताएं यह एक एकांत प्रिय पक्षी है। इसकी लंबाई 17 से 22 सेंटीमीटर और वजन 45 से 65 ग्राम होता है। यह पक्षी आमतौर पर कीड़ों और अन्य छोटे कशेरुकी जंतुओं को खाता है। इन्हें स्थल पर आहार खोजने के लिए जाना जाता है। ये जीव भोजन की तलाश में दूर तक यात्रा करते हैं। पर्यावास भारत के पूर्वी भाग विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी पाया जाता है। हाल ही में पेंटेड स्टार्क के सबसे बड़े झुंडों में से एक को आंध्र प्रदेश में देखा गया है। पेटेंट स्टार्क यानी माइकोटेरिया और ल्यूकोसेफेला। हाल ही में पेटेंट स्टार्क के सबसे बड़े झुंड में से एक को आंध्र प्रदेश में देखा गया है। आईसीएन स्थिति एंटी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में स्थित है। विशेषताएं ये सिकोनिडी कुल से संबंधित पक्षी है। इनका प्रजनन काल भारत में जुलाई से अक्टूबर तक और दक्षिण भारत में नवंबर से मार्च तक रहता है। इनकी चोंच नीचे की ओर घुमावदार सिरे के साथ लंबी, भारी व पीले रंग की होती है। इनके सिर पर फर नहीं होते हैं तथा सिर का रंग लाल या नारंगी होता है। पर्यावास ये आमतौर पर ताजे जल की आर्द्र भूमियों और कभी कभी तटीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इन पक्षियों को व्यापक रूप से
एशिया के मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। ये पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। स्थल जलीय प्रजातियाँ, घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। गुजरात ने घोल प्रजाति की मछली को स्टेट फिश घोषित किया। इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई। विशेषताएं, औषधियों में उपयोग और व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण इस पक्षी के स्विम ब्लैडर की कीमत बहुत अधिक है। इसका निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया के देशों विशेषकर हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया में किया जाता है। उपयोग, आइजिंगलास को तैयार करने में। आइजिंगलास कोलेजन का एक रूप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाइन और बियर को साफ करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है कि यह यूरिनरी विकार से पीड़ित रोगियों में रक्तस्राव को रोकती है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों को तैयार करने में। पर्यावास, घोल प्रजाति की मछली हिंद प्रशांत महासागर में फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर पाई जाती है। सरीसृप, कीट, उभयचर आदि रेप्टाइल्स। घड़ियाल, गैवियलिस गैंगेटिकस। ओडिशा की महानदी में सतकोसिया गाज के पास 35 नवजात घड़ियाल देखे गए हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है। संरक्षण स्थिति, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की अनुसूची 1 में साइट्स के परिशिष्ट वन में। विशेषताएं, घड़ियाल की खास विशेषता उसकी स्नाउट है जो सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और सबसे लंबा होता है। अन्य मगरमच्छों के विपरीत घड़ियाल गर्म रुधिर वाली प्रजातियों को खाते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े घड़ियाल वयस्क भी केवल मछली ही खाते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को गर्म करने के लिए और जनन के लिए रेतीले तटों का उपयोग करते हैं। इनकी त्वचा मोटी होती है, चिकनी एपिडर्मल सल्कों से ढकी होती है और ओवरलैप नहीं होती है। पर्यावास, ये विशेष रूप से गहरे, साफ, तेज बहाव वाले जल की खड़ी ढाल वाले एवं रेतीले तटों वाली नदी में पाए जाते हैं। वयस्क घड़ियाल स्थिर गहरे तालाबों को पसंद करते हैं जो नदी के खड़े मोड़ और नदी संगमों पर बने होते हैं। घड़ियाल मुख्य रूप से चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की एक रिपोर्ट रेड सैंड बोआ के अवैध व्यापार पर प्रकाश डालती है। रेड सैंड बोआ संरक्षण स्थिति, एंटी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल और साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल। विशेषताएं, यह एक गैर विषैला और ओवोवाइविपरस जिनमें आंतरिक निषेचन होता है सांप होता है। इसे 2 सिर वाला सांप भी कहा जाता है। इसकी गोल पूंछ के कारण पीछे का भाग भी सिर जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग कुछ दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन और काले जादू में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग है। पर्यावास, यह भारत, पाकिस्तान और ईरान में पाया जाता है। डांसिंग फ्रॉग, IUCN के दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट के डांसिंग फ्रॉग अत्यधिक सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक हैं। संरक्षण स्थिति, नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग, वल्नरेबल, वाइट चिक्ड डांसिंग
फ्रॉग इंडेंजर्ड। विशेषताएं, इनका नाम डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फुट फ्लैगिंग करते हैं। इसमें नर मेढक अपने पिछले पैरों को एक एक करके फैलाते हैं और नृत्य की मुद्रा में अपनी जाल नुमा पैर की उंगलियों को तेज गति से हवा में लहराते हैं। इस प्रजाति को आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन, चरम मौसम आदि से खतरा है। पर्यावास, यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप पेलास्मिस प्लेटूरस हाल ही में बंगाल की खाड़ी के तट पर पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप देखा गया है। यह समुद्री सांपों की एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है। यह प्रजाति आमतौर पर अरब सागर में पाई जाती है। आयुसीएन स्थिति LC यानी लिस्ट कंसर्न। विशेषताएं, इसके शरीर पर 2 रंगों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। इसके नीचे पेट की तरफ पीला रंग और ऊपर पीठ पर भूरा रंग होता है। इसके साथ ही बड़े काले धब्बों के साथ पीले रंग की चपटी पूंछ होती है। ये मांसाहारी होते हैं और मछलियों को खाते हैं। यह शरीर के पार्श्व तरंगण की सहायता से तैरता है तथा आगे की ओर पीछे दोनों ओर बढ़ सकता है। पर्यावास, यह प्रजाति अधिकतर प्रशांत और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। पादप प्रजाति, गुच्छी मशरूम, मौसम के अप्रत्याशित पैटर्न और वसंत की जल्द शुरुआत ने गुच्छी मशरूम संग्रह करने वालों के समक्ष संकट पैदा कर दिया है। विशेषताएं, गुच्छी मशरूम को मोरेल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे महंगे फंगस में से एक है। यह सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों पर गुच्छों में उगता है। यह वसंत ऋतु में कुछ सप्ताह तक ही प्राप्त होता है। गुच्छी मशरूम की खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती है। यह हर बार अलग अलग स्थान पर उगता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, यह मशरूम पोटेशियम, विटामिन D सहित तांबा और एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बाओबाब, हाल ही में वन विभाग ने बाओबाब वृक्षों को व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी थी। भील जनजाति वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है। संरक्षण स्थिति, लिस्ट कंसर्न। विशेषताएं, बाओबाब एडनसोनिया कुल से संबंधित है। यह अफ्रीका के मुख्य भूमि मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति है। इसमें बैरल के आकार के असामान्य तने होते हैं। ये वृक्ष अपनी असाधारण दीर्घायु और बोटैनिकल महत्व के लिए जाने जाते हैं। ये वृक्ष 2000 साल तक जीवित रहते हैं। इस वृक्ष पर लटकते हुए विशेष फूलों का परागण चमगादड़ और बुश बेबी प्राइमेट्स प्रजाति द्वारा किया जाता है। जेंटियाना कुरु, उत्तराखंड वन विभाग ने सफलतापूर्वक इस पौधे को विलुप्त होने से बचा लिया है। विशेषताएं, यह एक आयुसीएन स्थिति क्रिटिकल इंडेंजर्ड। यह एक 12मासी औषधीय पौधा है। इसके पुष्प गहरे नीले रंग के होते हैं तथा इसके आधार पर हल्के हरे और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इसे सामान्यतः हिमालय जेंटियन या ट्रेमैन के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, यह यकृत के रोग, पाचन विकारों, मधुमेह, अस्थमा तथा मूत्र संक्रमण के उपचार में सहायक माना जाता है। प्राप्ति क्षेत्र, भारत, नेपाल, पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्र में घास के मैदानों और
चट्टानी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। नई खोजी गई प्रजातियां इम्पेशंस करूपस्वामी। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति इम्प्रेशंस करूपुसामी की खोज की है। इसकी खोज तमिलनाडु के कलक्कड़ मुन्नतुरई टाइगर रिजर्व में की गई है। इस प्रजाति का नाम मधुरा कॉलेज तमिलनाडु के जीव विज्ञानी डॉक्टर एस करूपसामी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने दक्षिण भारत के आवृतबीजी पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लिसियोनोटस नामचूमी अधिपादप की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने की है। जीनस लिसियोनोटस हिमालय, जापान और इंडो चाइना क्षेत्र का स्थानिक पौधा है। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के खप्ती समुदाय के समाज सुधारक स्वर्गीय चाउ फुंक्यू नामचुम के सम्मान में रखा गया है। करक्यूमा काकचिंगेस शोधकर्ताओं ने मणिपुर में फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। साइरटोम डेक्टाइलस वैरिंगटेंसिस यह गेको की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज मिजोरम के वैरिंगटे शहर में की गई है। इस कारण इसका नाम वैरिंगटे शहर के नाम पर रखा गया है। नोआ दिंग म्यूजिक फ्रॉग भारतीय वन्य जीव संस्थान के जीव विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग भूक्षेत्र में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। नोआ दिहिंग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। वैटिलिपेस कलामी शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। टार्डिग्रेड्स वाटर बियर 8 पैरों वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति से संबंधित हैं। ऐसी प्रजातियां चरम परिस्थितियों में भी भोजन या पानी के बिना 30 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। आर्मागेटन रीडटेल पश्चिमी घाट केरल में एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति पाई गई है। आर्मगेडन रीडटेल नाम इकोलॉजिकल आर्मगेडन की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। यह एक पदावली है जिसका उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नागालैंड की मीलक नदी से ताजे जल की एक छोटी मछली खोजी गई है। वदिस लिमाकुमी टेरिगोट्रिगला इंटरमेडिका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। वन यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ आर्टिकल होंगे उन सबको हम लोग इधर कवर करने वाले हैं। इको सेंसिटिव जोन ESZ के भीतर गतिविधियाँ, चलिए पहले यही पढ़ लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान तथा थजवास, बालटाल और ओवेरा अरू वन्यजीव अभयारण्यों के लिए ESZ अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।
इको सेंसिटिव जोन के बारे में। ESZ को संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 में ESZ के निर्धारण के बारे में प्रावधान किया गया है। ESZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002-2016 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर की भूमि को ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाना है। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रत्येक संरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर का 1 किलोमीटर का क्षेत्र ESZ होना चाहिए। हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2022 का उसका निर्णय ऐसे ESZ पर लागू नहीं होगा। इसके बारे में मसौदा और अंतिम अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। वर्ष 2022 का निर्णय उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा जहां राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित है या सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर या इनके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ESZ के भीतर गतिविधियां प्रतिबंधित वाणिज्यिक खनन, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योग, बृहद जल विद्युत परियोजनाएं आदि सब क्या है प्रतिबंधित हैं। विनियमित वृक्षों की कटाई, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, भूजल संचयन एवं होटलों और रिजॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग आदि। स्वीकृत यानी कि स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियां, वर्षा जल संचयन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भौगोलिक स्थिति और मुख्य विशेषताएं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में हिमालय की जबरवान पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे भाग पर यह फैला हुआ है। मार्सर झील से निकलने वाला दाचीग्राम नाला इसमें आकर मिलता है। प्राणी जात जीव जंतु हंगुलिया, कश्मीरी बारहसिंगा, हिमालयी भूरा भालू, भारतीय तेंदुआ, हिमालयी ग्रे लंगूर, पीली गर्दन वाला मेटन आदि। वनस्पति जात यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में आमतौर पर हिमालयी शीतोष्ण वन शामिल हैं। इनमें कश्मीरी एल्म और वाइट विलो, हिमालयी चिनार, खुबानी और ओक जैसी वनस्पतियां शामिल हैं। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सुर्खियों में क्यों? MOEF एंड CC ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके CEC का गठन किया है। यह समिति पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने का काम देखेगी। CEC के बारे में यह अस्थायी सांविधिक निकाय है।
यह नई समिति 2002 में गठित एक पुरानी तदर्थ सीईसी का स्थान लेगी। इस तदर्थ सीईसी का गठन टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ 1996 बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था। संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और 3 विशेषज्ञ सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। इनके कार्यकाल को 60 वर्ष की आयु होने तक एक बार बढ़ाया जा सकता है। एक सेवारत अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यह अधिकारी भारत सरकार में वन उप महानिरीक्षक, निदेशक से नीचे की रैंक का नहीं होगा। अध्यक्ष और सीसीओ को पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संबंध में अनुभव होना चाहिए। साथ ही इन विषयों से संबंधित एक विशेषज्ञ सदस्य होगा। कार्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करना। किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आवेदन का निपटारा करना। क्षेत्राधिकार: संपूर्ण देश, राज्य की असहमति। यदि कोई राज्य सीईसी की सिफारिश से असहमत है तो उसे केंद्र को भेजा जाएगा। इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। सुर्खियों में क्यों? भारत ने उत्तराखंड के देहरादून में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के एक हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की। अन्य संबंधित तथ्य सीएलआई ने 2 विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। ये क्षेत्र सीएलआई मतलब कंट्री लेड इनिशिएटिव ने 2 विषय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। ये क्षेत्र हैं वनाग्नि तथा वन प्रमाणीकरण और संधारणीय वन प्रबंधन (SFM). मुख्य कार्य: यूएनएफएफ के सत्रों में संधारणीय वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को लागू करने से संबंधित परिचर्याओं में योगदान देना और इसे आगे बढ़ाना। यूएनएसपीएफ 2017 से 2030 में 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 उपलक्ष्यों का एक सेट शामिल है। ये लक्ष्य उपलक्ष्य स्वैच्छिक एवं सार्वभौमिक हैं। यूएनएसपीएफ 2017-2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया। संधारणीय वन प्रबंधन के बारे में SFM यह सुनिश्चित करता है कि वनों से वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति इस प्रकार से हो कि उससे वर्तमान व भविष्य दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट स्वैच्छिक प्रमाणन प्रणाली या पारदर्शी तरीके से अन्य उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से SFM को प्रोत्साहित करता है। SFM के 7 घटक: वन संसाधनों का विस्तार, जैविक विविधता का संरक्षण, वन समृद्धि और सजीवता, वन संसाधनों के उत्पादक कार्य, वन संसाधनों के संरक्षणात्मक कार्य, सामाजिक आर्थिक कार्य, कानूनी नीतिगत और संस्थागत फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट स्वैच्छिक प्रमाणन प्रणालियों या पारदर्शी तरीके से अन्य उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से SFM को प्रोत्साहित करता है।
वनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का एक अन्य घोषणा पत्र, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। वनों को होने वाली हानि को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर समयबद्ध योजना का प्रस्ताव किया गया है। सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशज समुदायों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। वन प्रमाणन वन उत्पादों की निगरानी, ट्रेसिंग और लेबलिंग के लिए एक तंत्र है। इसके अंतर्गत वन प्रबंधन की गुणवत्ता की कई सम्मत मानकों के आधार पर जांच की जाती है। 2010 से 2021 के बीच प्रमाणन योजनाओं के तहत आने वाली वन भूमि क्षेत्रफल में 35% की बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट उत्पत्ति, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2000 में UNFF की स्थापना की थी। इसे एक सहायक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। UNFF के बारे में यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही यह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। सदस्य भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशिष्ट एजेंसियां इसके सदस्य हैं। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना सुर्खियों में क्यों? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी शुरू की। IFWCF के बारे में IFWCS भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है। देश में सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा वनों के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। यह योजना स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन का प्रावधान करती है। IFWM प्रमाणन करती है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना सुर्खियों में क्यों? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। IFWCS के बारे में IFWCS भारत का राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है। देश में सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा वनों के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। यह योजना स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन का प्रावधान करती है। IFWCS के तहत पात्र संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन संस्थाओं में राज्य वन विभाग, भूमिगत किसान या किसान उत्पादन संगठन शामिल हैं। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं को अपने कार्य में जिम्मेदारी युक्त वन प्रबंधन और कृषि वानिकी पद्धतियाँ अपनानी होगी। IFWCS पूरे देश में वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण पर लागू होगा।
इनमें सरकारी, निजी, कृषि, वानिकी और वन्य भूमि पर स्थिति वन भी शामिल हैं। यह प्रमाणन योजना इमारती और गैर इमारती वन उत्पादों पर लागू होगी। IFWCS में 3 प्रकार के प्रमाणन शामिल हैं। वन प्रबंधन प्रमाणन, वन क्षेत्र के बाहर के पेड़ों का प्रबंधन प्रमाणन और चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन। यह वन उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी के लिए है। वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है। इनमें 8 मानदंड शामिल हैं। ये मानदंड राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का अभिन्न अंग है। IWCS लागू करने हेतु संस्थाएं भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद। यह परिषद सलाह देने वाली बहुहितधारक संस्था के रूप में कार्य करेगी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल यह ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और IFWCS के संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन बोर्ड यह अलग अलग संस्थाओं का स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के बारे में NWPC 2023 को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और इस पर नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जारी किया गया है। इस तरह की पहली संहिता को 2004 में अपनाया गया था और 2014 में इसमें संशोधन किए गए थे। NWPC 2023 को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और इस पर नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जारी किया गया है। इस तरह की पहली संहिता को 2004 में अपनाया गया था और 2004 में इसमें संशोधन किए गए थे। NWPC में भारत वन प्रबंधन मानकों को शामिल किया जाएगा। IFMS 8 व्यापक दिशा निर्देशों और नियमों का एक सेट है। ये दिशा निर्देश और नियम सभी राज्यों पर लागू होंगे। ये सभी 8 मानक व्यापक स्वरूप वाले हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित पर बल देते हैं। मृदा व जल संरक्षण, वन संसाधनों की उत्पादकता और उपयोग, वनों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक लाभों में वृद्धि, वन और वृक्ष के आवरण का विस्तार व स्थिति तथा नीतियों और कानूनी संस्थागत फ्रेमों की उपयुक्तता। ये मानक भोपाल इंडिया प्रोसेस 1998 में विकसित हुए हैं। यह प्रोसेस वन प्रबंधन के लिए 9 वैश्विक पहलों में से एक है। पहली बार राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 में राज्यों के वन विभागों से निरंतर डेटा संग्रह करने और इसे केंद्रीकृत डेटा में अपडेट करने के लिए कहा गया है। वनों से संबंधित अन्य सुर्खियाँ, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 59वां सत्र संपन्न हुआ। इट्टो के बारे में उत्पत्ति, इसकी स्थापना इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 1983 के तहत की गई है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। मुख्यालय योकोहामा, जापान। जैसे यह उष्णकटिबंधीय वनों के संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। सदस्य इसके यूरोपीय संघ सहित 76 सदस्य हैं। भारत इस संगठन का उत्पादक श्रेणी वाला सदस्य है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इसका शासी निकाय है। प्रमाणित प्रतिपूरक, कोयला मंत्रालय से खनन के बाद बहाल की गई 579 हेक्टेयर भूमि को एशियाई कार्यक्रम के तहत लाने की बात कही है। एशिया के बारे में एशिया वन संरक्षण नियम 2022 के तहत लाया गया है। इसके अंतर्गत वन भूमि का गैर वन कार्यों के लिए
इस्तेमाल हेतु स्वीकृति हासिल करने के लिए पहले से ही किए गए क्षतिपूरक वनीकरण का उपयोग किया जा सकता है। एसीए के तहत लोग और सरकारी संस्थाएं पड़ती पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण वनीकरण कर सकते हैं। साथ ही उस भूमि को ऐसे प्रोजेक्ट डेवलपर्स को बेच सकते हैं जिनमें क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण करने संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इससे पहले वन भूमि का गैर वन उपयोग के लिए स्वीकृति मिलने के बाद ही वन विभाग क्षतिपूर्ति वनीकरण की प्रक्रिया पर कार्य को आगे बढ़ाता था। यदि कोई वन भूमि का गैर वन उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्षतिपूरक के रूप में वनीकरण करना अनिवार्य होता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म पर वैश्विक वन समीक्षा को अपडेट किया है। WRI ने फॉरेस्ट फ्रंटियर्स इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की थी। इसकी शुरुआत वनों की स्थिति के बारे में अपडेट रिपोर्ट तैयार करने वाले गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के रूप में हुई थी। वर्ष 2019 तक यह 82 देशों भारत सहित से संबंधित डेटा प्रदान करता था। WRI के बारे में यह 1997 में स्थापित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। सौंपे गए कार्य यह लोगों की अनिवार्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर और फोकस में रहे कुछ देशों में कार्य करता है। प्रकृति की रक्षा और पुनर्बहाली करना, जलवायु की स्थिरता को बनाए रखना और समुदायों में लचीलेपन का निर्माण करना। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट CPF ने ज्वाइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट्स टूवर्ड्स 2030 लॉन्च किया है। CPF के बारे में CPF की उत्पत्ति, इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के एक प्रस्ताव पर 2001 में स्थापित किया गया था। यह वनों पर एक स्वैच्छिक अंतर एजेंसी साझेदारी है। मिशन वन क्षेत्रों के बाहर सभी प्रकार के वनों और वृक्षों के सतत विकास एजेंडा 2030 में योगदान को बढ़ाने में मदद करना। कार्य UN फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF को उसके कार्यों में सहायता देना, UNFF को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना आदि। सदस्य इसमें वनों से संबंधित पर्याप्त कार्यक्रम चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थान और सचिवालय शामिल हैं। आर्द्र भूमियाँ, तटीय भूमि और महासागर, खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया है। संधि के बारे में खुले समुद्र पर संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन ने अपनाया है। इस संधि का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ओर से महासागरों के संरक्षण का दायित्व ग्रहण करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय अनक्लॉज के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। इस संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह विश्व के 60 देशों द्वारा पुष्टि के बाद ही लागू होगी। समुद्री क्षेत्र